स्टार्ट करें बच्चों? yes, आप लोग तैयार हैं? yes, ठीक है बेटा। तो आज फिर हम लोग एक, ठीक है ना, नया लेक्चर देख रहे हैं प्रकाश की तरंग प्रकृति पर। कोई दिक्कत है? no, बेटा कल आप लोगों ने देखा होगा कि मैं आप लोग को बताया था न्यूटन का कणिकावाद का सिद्धांत। इसका मतलब इंग्लिश में बोलूं तो न्यूटन कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट। कोई दिक्कत बेटा? तो बेटा कल ये लेक्चर हम लोगों ने देखा, लेकिन इस लेक्चर में हमने आपको ये नहीं बता पाया टाइम की कमी की वजह से कि न्यूटन के इस कणिकावाद के सिद्धांत के आधार पे प्रकाश की किन किन घटनाओं का व्याख्या हो सका। क्योंकि बेटा इनकी जो ये सिद्धांत था, बेटा सिद्धांत का मतलब होता मत। आप ये भी जान लीजिए, अगर सिद्धांत को अगर आप अपने लैंग्वेज में समझना चाहें तो इसका मतलब होता मत, मतलब ओपिनियन। यानी कि न्यूटन का क्या ओपिनियन था लाइट को लेकर, लाइट की नेचर को लेकर ओपिनियन था। तो पहली बात देखो, हम आपको बताना चाहते हैं कि ओपिनियन कोई जरूरी नहीं है कि ऑलवेज सत्य ही हो। ये देखे होगे कि मैं हर एक लेक्चर में ये बात समझाया हूं। तो ये जरूरी नहीं कि जो कल मैं आपको न्यूटन का कणिकावाद का सिद्धांत समझाया, यानी कि कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी समझाया, उसका हर एक पॉइंट सत्य हो सकता है कुछ सत्य भी हो, और हो सकता है आज के टाइम पे वह कुछ असत्य भी हो गया हो। ये बात मैं कल भी बताया था आपसे। कोई दिक्कत है? तो याद रखो कि अगर जहां बात होगा सिद्धांत का, जहां बात होगा थ्योरी का, इसका मतलब होता है एक प्रकार से मत, मतलब ओपिनियन। कोई दिक्कत है बेटा? तो 4-5 ओपिनियन उन्होंने जो भी दिया था मैं आपको बताया भी था, ठीक है ना। पहला ओपिनियन उनका यही था कि किसी भी प्रकाशिक स्रोत से जो प्रकाश निकलती है वो छोटे छोटे कणों के रूप में निकलता है, अति सूक्ष्म कण होते हैं, पार्टिकल्स के फॉर्म में निकलता है। इन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? कॉर्पस सेल्स, कणिकाएं कहते हैं। पहली बात थी। दूसरा बताया था कि ये कणिकाएं जब किसी वस्तु पर टकराती हैं तो वहां से रिफ्लेक्ट होकर उस ऑब्जर्वर के नेत्र तक पहुंचती हैं जो उस वस्तु को देखना चाह रहा है। बोलो भाई, तब जाके वह वस्तु से दिखती है। दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट मैंने बताया था कि इसके अंदर जो गतिज ऊर्जा होती है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब पार्टिकल्स के अंदर जो एनर्जी होता है वह गतिज ऊर्जा के फॉर्म में होता है। कोई दिक्कत? चौथा पॉइंट मैंने क्या बताया था? चौथा पॉइंट मैंने बताया था कि सघन माध्यम में ये तेज चलती हैं, मतलब डेंसर में तेज चलती हैं और रेयर में स्लो चलती हैं, धीरे चलती हैं। खैर ये बात अब तो जाके गलत हो गया, और हम आपको आज ये भी बताएंगे कि कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहली बार बताया था कि ये चीज गलत है। आज के लेक्चर में आपको पता चलेगा। कोई दिक्कत नहीं रहा है? बोलो। और एक और था, क्या था? हाँ, कि भिन्न भिन्न रंगों का जो कलर होता है उन, हाँ भिन्न भिन्न रंगों, ठीक है कोई बात नहीं है, वो वही बात बोलने जा रहा हूं, ठीक है ना। भिन्न भिन्न रंगों का जो प्रकाश होता है, ठीक है ना, उनकी जो पार्टिकल्स का साइज होता है, यानी कि उनके जो कॉर्पस सेल्स का साइज होता है वह अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। ये सब बात बताया था यार। तो बहुत ये सब टफ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग को सब समझना है, ठीक है बेटा। तो आज देखो बच्चों, आज का जो मतलब क्या बोलते हैं हेडिंग है वो ये है कि द फेनोमेना एक्सप्लेन्ड बाय न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट। यानी कि न्यूटन का जो कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी था उससे कौन सी फेनोमेना की एक्सप्लेन किया जा सका, ये हम बताने जा रहे हैं। और इसके बाद वाला जो मेरा हेडिंग होगा वो ये होगा कि कौन सी प्रकाशिक घटनाओं का व्याख्या हम नहीं कर सके इस थ्योरी के आधार पर। कोई दिक्कत है? थोड़ा साथ दीजिएगा, ठीक है। देखो पहला पॉइंट तो बच्चों, ठीक है ना, आप सब लोग जानते भी होंगे और इसमें व्याख्या करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज तक जितने भी वैज्ञानिक हैं, ठीक है ना, और जितनी भी बुक्स है, ये सब यही बात बोलती है कि जो प्रकाश होता है वो स्ट्रेट पाथ पर चलता है। यानी कि अगर देखा जाए रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, बोलो प्रकाश के अंदर तो ये गुण होता ही है, प्रकाश कभी टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता है। अरे बोलो यार, ये तो हम कोई भी टॉर्च की लाइट, बोलो यार, जलाकर देख सकते हैं कि प्रकाश कभी टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता बल्कि सीधा चलता है। बोलो। तो पहली बात तो ये है कि जो न्यूटन का ये कणिकावाद का सिद्धांत है, इससे उसकी रेक्टिलिनियर जो प्रॉपर्टी है, यानी कि ठीक है ना, जो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन है, इसकी व्याख्या किया जा सका। बोलो बच्चों। तो पहला पॉइंट यही लिखो, ठीक है। पहला पॉइंट
ग्लू दीजिएगा। ध्यान देना, लिखो बोर्ड पे, मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग देख के लिख लीजिए, ठीक है? लिखो ठीक है बच्चों। तो देखो ये पहला पॉइंट हो गया, आप लोग ध्यान दो, ठीक है? तो ये पहला पॉइंट। तो बच्चों इस सिद्धांत से प्रकाश की जो सरल रेखा है, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन पर प्रोपेगेशन है, हम जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसका व्याख्या सफलतापूर्वक किया जा सका, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आइए बात दूसरे का करते हैं। हम लोग जानते हैं बच्चों कि, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन का नाम आप सुने होंगे। आइए बात करते हैं रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ, और फिर देखते हैं कि कैसे इन्होंने रिफ्लेक्शन की व्याख्या किया था। कौन? न्यूटन जी ने। कोई दिक्कत है बेटा? तो ठीक है, देखो, ठीक है ना, इस चीज को आप जल्दी से लिख लीजिए, ठीक? चलिए, तो अब देखो, मिटा दूं? ध्यान देना, ध्यान सब लोग। दूसरा पॉइंट, ठीक है, ये पहला पॉइंट था, अब दूसरा पॉइंट देखो बच्चों, रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है ना, जिसका हिंदी होता परावर्तन, ठीक है ना। आप लोगों ने फील किया होगा कि अगर कोई, आप एक मिरर ले लीजिए, खैर बेटा क्लास 10th में भी ये बात था, बस एक बार मैं बता दे रहा हूं चीजों को, ठीक है ना, जिसकी वजह से आपको कम से कम रफली आंकड़ा हो जाए कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। कोई दिक्कत? अगर मान लीजिए कोई, आप एक ऐसा सरफेस ले लिए कि जो कि पॉलिश्ड है, यानी कि पॉलिश किया गया है, बोलो यार। तो अगर प्रकाश की किरण इस पर इंसिडेंट हुई, किस पर? इसी सरफेस पर, बोलो। तो ये प्रकाश की किरण बच्चों दूसरी डायरेक्शन में, यानी कि वो सरफेस के बाहर नहीं निकलेगा, यानी कि उस सरफेस को क्रॉस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि क्या किया गया बताओ? पॉलिश किया गया है। ये प्रकाश की किरण अपने उसी दिशा में जिधर से आया था, ठीक है ना, उसी दिशा में क्या लौट जाएगा? वापस। बोलो भाई, वापस लौट जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं बताओ? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बोलो बच्चों। तो इस सिद्धांत से रिफ्लेक्शन की भी व्याख्या की जा सकी। अब आओ देखते हैं कैसे रिफ्लेक्शन की व्याख्या की जा सकी। रिफ्लेक्शन क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा बता दिया। इसका मतलब प्रकाश आया किसी, ठीक है ना, चमकदार, बोलो यार, यानी कि जिसमें थोड़ा शाइनिंग हो, बोलो यार, स्मूथ मतलब चिकना हो, और पॉलिश किया गया हो, यानी पॉलिशदार हो, जैसे मिरर, उस पर टकराया और टकराने के बाद वापस लौट जाना। यह घटना हमारा क्या कहलाता है? ठीक है ना, परावर्तन कहलाता है। परावर्तन, जिसकी इंग्लिश क्या होती है बताओ? रिफ्लेक्शन। बोलो बच्चों। इसकी व्याख्या कर सके तो आओ देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे कर सके। लेकिन इसकी व्याख्या करने के पहले उन्होंने कुछ और बात बताए, ठीक है ना, एक क्या बोलते हैं, कणिकाओं के बारे में, ठीक है ना। क्या बात बताएं? देखो ध्यान देना बेटा, मिटाओ, देखो ध्यान दीजिएगा आप सब लोग। देखो उन्होंने कहा, न्यूटन जी ने, कि अगर जो ये कॉर्पस सेल्स है ना बेटा, ये कॉर्पस सेल्स, ये जब किसी भी सॉलिड से या किसी भी चीज से जब टक्कर करते हैं ना बेटा, टक्कर, तो जो टक्कर होता है परफेक्टली इलास्टिक होता है। परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करते हैं। टक्कर का मतलब बेटा क्या? कोलिजन। अब बात ये होगा कि सर ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या है? बच्चों कोलिजन दो प्रकार का होता है, आप जानते होंगे, ठीक है ना। कोलिजन में टक्कर, बोलो यार, संघट्ट, एक होता प्रत्यास्थ और एक होता अप्रत्यास्थ। मेनली दो ही प्रकार का होगा। तो बच्चों ये जब टक्कर करते हैं ना, तो ये प्रत्यास्थ टक्कर करते हैं। प्रत्यास्थ टक्कर का मतलब ये हो गया कि जैसे जब कोई ऑब्जेक्ट प्रत्यास्थ टक्कर करता है तो वह अपनी एनर्जी का 1% भाग भी नहीं खोता है। यानी कि मान लो ये मार्कर है, ये दोनों आपस में टकराएं, ये दोनों गति करते हुए आ रहे थे और आपस में टकराएं, और टकराने के बाद फिर, ठीक है ना, अलग अलग हो गए, तो ना यह अपनी एनर्जी खोएगा ना यह अपनी एनर्जी खोएगा। यानी कि एनर्जी का 1% 0.1% भी लॉस नहीं होता है। खैर ये आइडियल बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि थोड़ा सा भी एनर्जी
लॉस ना हो, लेकिन फिर भी हम लोग आइडियल केस मान के चल रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो न्यूटन जी ने कहा कि ये जब कॉर्पस्क्यूलर ये जो कॉर्पस सेल्स हैं, एक कॉर्पस सेल्स जब किसी ऑब्जेक्ट पर टकराते हैं तो वहां पे जब टक्कर करते हैं तो वो इनइलास्टिक नहीं बल्कि क्या होता है, इलास्टिक होता है, लेकिन परफेक्टली इलास्टिक होता है। बात समझ में आ रहा है? परफेक्टली इलास्टिक टक्कर होगा। तो चलो भाई देखते हैं अब इससे क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक टक्कर से। ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं ना बेटा? इसका मतलब जैसे ध्यान देना, मान लीजिए हमने मिरर बना दिया, ठीक है, यानी कि ये कौन सा सरफेस है बताओ? पॉलिश्ड सरफेस है, स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस मान लो, ठीक है ना, स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस। जैसे बच्चों, जैसे एज मिरर। अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं ना? ध्यान दीजिएगा। अब बताओ, जब बेटा प्रकाश की किरण आई, ठीक है, और इससे टक्कर की, तो बताओ जब प्रकाश की किरण आएगी तो न्यूटन के कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी से हम जानते हैं कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में होगा। बोलो बच्चों, इन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं बताओ? कॉर्प सेल्स। बोलो, यानी कि कणिकाएं। क्यों हंसी? ठीक है, कोई बात नहीं, फोटान भी है, वही फोटान भी है, लेकिन अभी यहाँ नहीं, जब प्लांक अपने सिद्धांत में वो चीज़ बोल रहे हैं, यहाँ हम लोग न्यूटन कणिकावाद का सिद्धांत बोल रहे हैं। आपको बड़ी टाइम लग जाता है यार पढ़ाने में। बात समझ में आया? तो छोटे छोटे जो है क्या बोलते हैं बताओ, ठीक है ना, कॉर्पस सेल्स के फॉर्म में आएगा, और टकराने के बाद बताओ जब यहाँ से टक्कर करेगा तो बताओ परफेक्टली इलास्टिक टक्कर हो रहा है, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। परफेक्टली इलास्टिक का बच्चों हिंदी होता है पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर। क्या होता है? पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर। प्रत्यास्थता एक चैप्टर ही है 11th में। कहीं ना कहीं बच्चों हर चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसलिए अब एक ही चीज में हर चीज नहीं बताया जा सकता, लेकिन इतना जान लीजिए कि अगर पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर हो रहा है तो वह अपनी एनर्जी नहीं खोता है, एनर्जी लॉस नहीं होता है टक्कर के दौरान। तो ये टकराया और टकराने के बाद पॉलिश है तो बाहर तो जाएगा नहीं, तो फिर टकराने के बाद क्या हो जाएगा बताओ? वापस लौट आएगा। अब बताओ बेटा, जब वापस लौट आएगा तो अगर मान लो इस पार्टिकल की एनर्जी, सपोज दैट इस पार्टिकल की एनर्जी अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, बोलो, तो टक्कर के बाद जब जाएगा तो कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या एनर्जी खोएगा? क्या एनर्जी खोएगा? जब एनर्जी नहीं खो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टक्कर हो रहा है कैसा हो रहा? बहुत बढ़िया, परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। तो जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो 100% गारंटी है कि जब टकराएगा तो एनर्जी का एक भी परसेंट नहीं खोएगा, और जब एक भी परसेंट नहीं खोएगा तो जितना तेजी से आया था उतना ही तेजी से जाएगा। तो जितना तेजी से आया था यानी जितना आने की स्पीड थी उतना ही जाने की स्पीड होगी। बोलो, तो ये तो तय है कि जब माध्यम समान होता है, मतलब मीडियम सेम होता है, तो उस जगह लाइट का जो स्पीड होता है वो सेम होता है। बोलो यार। हाँ, न्यूटन जी ने ये कहा था कि जब वो रेयर से डेंसर में जाएगा तो जाके स्पीड बढ़ जाएगा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि एक ही मीडियम में स्पीड सेम होगा। तो बताओ स्पीड सेम होगा कि नहीं होगा? क्या स्पीड स्लो होगा? नहीं ना। रीजन क्योंकि बहुत बढ़िया, क्योंकि जब ये पार्टिकल्स आके इस सरफेस पे इंसिडेंट हो रहे हैं, बोलो, यानी कि आपतित हो रहे हैं, टक्कर कर रहे हैं, तो अपने एनर्जी का एक भी परसेंट नहीं खो रहे हैं। बोलो, तो बताओ क्या ये रिफ्लेक्शन की व्याख्या कर सके कि नहीं कर सके? तो इसका मतलब न्यूटन के कणिकावाद सिद्धांत से परावर्तन की भी व्याख्या हो रही है, रिफ्लेक्शन की भी व्याख्या हो रही है। कोई दिक्कत बच्चों? तो आइए दूसरा पॉइंट लिखते हैं। कोई दिक्कत? यही बात, ठीक है, लिखो, ठीक है ना। इस सिद्धांत मतलब की जा सकी, क्यों?
ठीक है बच्चों? तो ठीक है, देखो क्या मैंने लिखा कि इस सिद्धांत से, मतलब इस थ्योरी से परावर्तन की भी व्याख्या की जा सकी। अभी मैंने आपको समझाया कि कैसे की जा सकी, बोलो ठीक है ना? ठीक है, तो जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग, खटाक से बना के। दूसरा पॉइंट हो गया? ठीक है बच्चों, इरेज कर दूं? ठीक है, देखो ध्यान दो। अब देखो बेटा, अगला बात क्या था, ये दो बातें पता चल गया कि पहला व्याख्या तो उन्होंने, ठीक है ना, जो रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी है उसका कर सके, किस प्रकार सीधा चलता है तो चलता है, बात खत्म। दूसरा बात, रिफ्लेक्शन की भी व्याख्या कर सके। रिफ्लेक्शन की व्याख्या में एक कंडीशन आपको जरूर ध्यान देना है, क्या? कि जो टकराव है यानी कि जो कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। आइए तीसरी बात देखते हैं उन्होंने क्या कहा, ठीक है ना। अब अपवर्तन की भी व्याख्या बेटा, अपवर्तन बेटा, अपवर्तन का मतलब क्या होता है बताओ? रिफ्रैक्शन। इसका भी व्याख्या इस बेटा थ्योरी के बेस पर हो सका, ठीक है। देखो उन्होंने, अब देखो जैसे पहले वाले में कंडीशन दिया था क्या इलास्टिक होता है, सॉरी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, वैसे इसमें भी एक कुछ कंडीशन दे रहे हैं। देखो बेटा क्या है कि जो न्यूटन है ना, न्यूटन वो उस टाइम के बहुत जाने माने वैज्ञानिक थे, बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। तो जो भी कुछ कहते थे, जितने और भी वैज्ञानिक थे उनकी बातों को सुन लेते थे और उनकी बात को कभी भी विरोध नहीं कर पाते थे कि इनकी बात जो है वो गलत है, क्योंकि न्यूटन उस समय की इतनी चीजों का खोज कर चुके थे कि उनकी बातों को अपोज करना ये किसी की बस की बात नहीं थी। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए वो अगर कोई भी चीज बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता है और उस पर कोई भी कंडीशन दे देते हैं तो लोग फॉलो कर लेते हैं, हाँ यार होता होगा। जैसे देखते होगे कि क्लास में कोई पढ़ने में बहुत तेज बच्चा होता होगा, मैक्सिमम बार आप लोग ऐसा देखते होगे, तो अगर उसका आंसर आ जाता होगा कुछ भी और वो बोल देता होगा कि आंसर इतना आया सर, तो अगर किसी और उसका मान लो गलती है तो बच्चे सोचते हैं कि यार अगर उसका आया तो इतना ही आया होगा। मैक्सिमम बार ऐसा होता होगा कि इतना ही आया होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि वो लगाया तो गलत नहीं होगा। तो वही वाली बात थी कि उस समय वो जो भी कुछ कह देते थे, ठीक है ना, क्योंकि हर जगह न्यूटन छाए हुए थे, चाहे वो मैथ्स में हो चाहे वो फिजिक्स में हो। आप जितना इंटीग्रेशन वगैरह देखते हैं फार्मूला बेटा, ये सब न्यूटन के द्वारा दिया गया है। पूरा 11th में आप न्यूटन लॉ ऑफ मोशन चैप्टर ही पढ़े, पूरा फोर्स के बारे में जो अवधारणाएं थी, जो कॉन्सेप्ट था वो न्यूटन ने सिखाया। तो उनकी बातों को ऐसे ही कोई अपोज नहीं कर सकता था। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए क्या है कि किसी चीज का अगर वो व्याख्या करने जा रहे हैं तो कोई ना कोई कंडीशन दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो हाँ, अब चूंकि वो न्यूटन का एक पर्सनल ओपिनियन है, मत है, तो कोई जरूरी नहीं कि सत्य ही हो, लेकिन फिर भी लोग उसको अपोज नहीं कर सकते थे, ये मानते थे सत्य होगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो तो अब देखो रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। रिफ्रैक्शन में उन्होंने क्या कंडीशन दिया बच्चों, ध्यान देना एक मिनट। रिफ्रैक्शन में उन्होंने कंडीशन दिया कि मान लो बच्चों जैसे ऊपर एक रेयर पार्ट, ठीक है ना, मीडियम है, बोलो बच्चों ध्यान देना, ठीक है ना। ऊपर एक रेयर मीडियम है और नीचे जो है बच्चों क्या मीडियम है, तो डेंसर मीडियम है। तो उन्होंने कहा कि अगर रेयर मीडियम से ये जो कॉर्पस सेल्स हैं, यानी कि ये जो कणिकाएं हैं आ रही हैं और डेंसर में आ रही हैं, तो डेंसर मीडियम का जो पार्टिकल्स है, अरे भाई ये पार्टिकल्स कौन से पार्टिकल्स हैं बताओ? ये तो कॉर्पस सेल्स हैं, यानी कि कणिकाएं हैं, जो प्रकाश का कण है। और मान लो ये डेंसर मीडियम में मान लो ये वाटर है, अरे भाई डेंसर में मान लो वाटर है, बोलो जनरली हम लोग वाटर ही मानेंगे और रेयर में हम लोग एयर मान ले रहे हैं। तो जो डेंसर मीडियम के पार्टिकल है, यानी कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं या जो ग्लास के पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स इसको, किसको, कॉर्पसेल्स को खींचते हैं अपनी ओर, तेजी से खींचते हैं। और डेंसर मीडियम लोगे तो और तेजी से खींचेंगे। यानी कि अगर मान लो वाटर है तो मान लो इस कॉर्पसेल्स को 5 न्यूटन से खींच रहे हैं अपनी ओर। तो अगर मान लीजिए इसी वाटर के जगह में कुछ और डेंसर मीडियम ले लिया, ग्लास ले लिया, तो वो और तेजी से खींचेंगे। हो सकता है आप 10-10 न्यूटन से खींचें। जितने भी पार्टिकल्स हैं ग्लास के, अब हो सकता है वो 10-10 न्यूटन से खींचें अपनी ओर, वो खींचते हैं।
और हम लोग जानते हैं जो खिंचाव होता है वही बल होता है। धक्का या खिंचाव, पुश या पुल ही फोर्स है। आप फोर्स का अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो आप जानोगे कि पुश ही और पुल ही हमारा फोर्स है। बस समझ में आया? तो अब देखो क्या होता है, ध्यान देना, ठीक है? ध्यान दीजिएगा बच्चों। देखो अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, ठीक है? अब मान लीजिए हम एक, ठीक है ना, यहाँ पे सरफेस बनाए, ठीक है, और यहाँ जो मीडियम है वो डेंसर है, बोलो, यानी कि सघन है, बोलो भाई, और ऊपर जो माध्यम है वो रेयर है, रेयर मतलब विरल है, बोलिए। और हमारा मतलब लाइट जो उत्सर्जित हुआ छोटे छोटे कणिकाओं के रूप में उत्सर्जित हुआ। लो डॉट लाइन से बना दिया कि ये कणिकाएं ऐसे आ रही हैं। कोई दिक्कत बच्चों? अब ये डेंसर मीडियम में तो यहाँ बड़े पार्टिकल्स होंगे, बोलो, क्योंकि डेंसर मीडियम में जो पार्टिकल्स का घनत्व तो होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। घनत्व का मतलब डेंसिटी, बोलो बेटा। अब देखो ये किरण, ये पार्टिकल्स तो जाने वाले थे ऐसे, समझा रहा हूं मैं, लेकिन जब ये पार्टिकल्स सब मिलके इसको अपनी ओर ऐसे खींचेंगे, बोलो, तो गारंटी कि अगर मान लो ऐसे जा रहा था और इस पे खिंचाव पड़ेगा, सोचो कि कोई चीज अगर ऐसे, देखो बात समझो, अगर मान लो कोई चीज ऐसे जा रहा है और इसको पकड़ के खींचा जाए तो 100% जहां से वो जा रहा है तो अपने रास्ते से थोड़ा सा मुड़ जाएगा। तो इसको जब खींचा जाएगा तो अपने रास्ते से 100% है कि ये क्या हो जाएगा, बताओ? मुड़ जाएगा। ये मैं थोड़ा डॉटेड लाइन बना रहा हूं, डॉटेड, कैसा जाने वाले थे। तो बताओ ये कॉर्पस सेल्स जो इससे इस रास्ते से जाने वाले थे वो खींच के इस रास्ते पे आ गए। फिर ये कॉर्पस सेल्स, देखो ये दूसरा वाला, ये मान लो पहला कॉर्पस सेल था, यहाँ आ गया, ये दूसरा वाला कॉर्पस सेल्स है, ये यहां पहुंच के इधर से जाने वाला था, इस पे भी खींचा होगा तो ये भी इसके नीचे आ जाएगा। तीसरा वाला आएगा, फिर ये जा रहा था, फिर ये इसके नीचे आ जाएगा। तो बताओ क्या जो कॉर्पस सेल्स हैं, यानी कि जो कणिकाएं हैं, वो जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते से जाएंगे, खींच के थोड़ा सा झुक जाएंगे। किधर झुक जाएंगे? मान लो इस पॉइंट पे मैं एक नॉर्मल डाल दिया, नॉर्मल, तो ये नॉर्मल है। तो बताओ ध्यान देना बेटा, थोड़ा सा फिगर कुछ ऐसा हो गया, ठीक है ना? अब मान लो यहाँ खिंचाव था, यहाँ खिंचाव था, यहाँ खिंचाव था, यहाँ खिंचाव था, और रास्ता इधर था इसका। तो बताओ खींच के थोड़ा सा इस साइड हो गई। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब जा रही थी ऐसे, यहाँ जा रही थी, और खींच के थोड़ा सा इस साइड आ गई। बात समझ में आया? तो इन्होंने क्या किया कि अपवर्तन की भी व्याख्या कर दिए। कौन सी कंडीशन देकर? ये कंडीशन देकर कि जो डेंसर मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वह इस कॉर्पस सेल्स को क्या करते हैं, बताओ? अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर, खींचते हैं। तो जब खींचते हैं तो 100% है कि जिस रास्ते से वो जा रहा था उस रास्ते से थोड़ा था तो जरूर झुक जाएगा, अपनी रास्ता बदल देगा। और हम जानते हैं कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, इसका मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, और वह नॉर्मल की ओर झुक जाए या नॉर्मल से दूर हट जाए, तो इसे ही हम अपवर्तन कहते हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन कहते हैं। कोई दिक्कत बच्चों? तो तीसरा पॉइंट भी आप लिखेंगे। ठीक है बच्चों, की जा सके, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की भी व्याख्या की जा सके। तो बच्चों बात समझ में आया? तो इसका मतलब यह जो सिद्धांत था वो 3 जगह काम आया, ठीक है ना? एक रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी को समझाने में, एक रिफ्लेक्शन में, और एक रिफ्लेक्शन में। आइए देखते हैं कि अब ये सिद्धांत, ठीक है ना, कहाँ जाके फेल हो रहा है। ठीक है बच्चों? तो ठीक है, तो जल्दी से अब हम लोग हेडिंग लिखेंगे, ठीक है ना, कि द फिनोमेना, ठीक है ना, नॉट एक्सप्लेन्ड बाय न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। कोई दिक्कत है? तो ठीक है, देखो इसको मिटा दो बच्चों, ठीक है। न किया जा सका, कोई दिक्कत? ध्यान दीजिए बच्चों, इसका मतलब बच्चों अब ये उसका, ठीक है ना, उल्टा है, यानी कि जिसका जिसका वो एक्सप्लेन कर लिए, ठीक है ना, वह 3 था, रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। अब किस किस
ठीक है ना, घटनाओं का व्याख्या वो नहीं कर सके, इसके बारे में बता रहा हूं बेटा। ठीक है, पहला तो बात बच्चों, पहला कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बच्चों आप पढ़ेंगे, ये चैप्टर में पढ़ाऊंगा, अगला चैप्टर यही है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसकी व्याख्या वो नहीं कर सके, बात समझ में आया? जिसका बच्चों हिंदी होता है, ठीक है ना, प्रकाश का व्यतिकरण। क्या होता है? हाँ, प्रकाश का व्यतिकरण। ओके, दूसरा देखो बच्चों, दूसरा जो है, अब चूंकि इसके बारे में बेटा नहीं बता रहा हूं व्यतिकरण क्या है, क्योंकि जितनी चीजें हमको आगे पढ़ाना है इसी वेव ऑप्टिक्स में ही, उस चीज के बारे में मैं क्या बताऊं। रिफ्लेक्शन के बारे में इसलिए बता दिया क्योंकि मैं आपको रे ऑप्टिक्स नहीं पढ़ाया हूं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बच्चों डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब बच्चों प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, तीसरा सन ऑफ लाइट, हाँ, प्रकाश का ध्रुवण। ठीक है बच्चों, तो इधर देखो ये 3 ऐसी घटनाएं थी। ठीक है ना, इसके अतिरिक्त और भी कुछ घटना था बच्चों, जैसे प्रकाश का विद्युत प्रभाव, ठीक है ना, प्रकाश का कॉम्पटन प्रभाव। ठीक है, इनका ठीक है बच्चों, तो और भी ठीक है ना, कई घटनाएं थी जिसका व्याख्या वो ना कर सके। ठीक है, लेकिन ये 3 घटनाएं हैं जो बार बार आपको बुक्स में मिलेगा। प्रकाश का व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और प्रकाश का ध्रुवण यानी कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इन 3 घटनाओं का व्याख्या न्यूटन नहीं कर पाए। ठीक है बेटा, बात समझ में आया कि नहीं आया? और भी बहुत से प्रकाश की घटनाएं हैं बताया, जैसे प्रकाश का विद्युत प्रभाव, प्रकाश का कॉम्पटन प्रभाव, जिसका व्याख्या वो नहीं कर सके। उसके बाद वो ये भी नहीं बता सके कि क्यों सघन माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है वो तेज हो जाती है, अधिक हो जाती है, और विरल माध्यम में कम होता है। ठीक है, बाद में बेटा फोकाल्ट नाम के वैज्ञानिक आए, वो 1850 की बात है, याद रखो। ठीक है ना, 1850 में फोकाल्ट। ठीक है बच्चों, फोकाल्ट आप जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है ना, 1850 में फोकाल्ट नाम के वैज्ञानिक आए, जिन्होंने बताया अपने प्रायोगिक विधि से यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड से कि हाँ, प्रकाश की जो चाल होती है वो सघन में कम और विरल में ज़्यादा हो जाता है। तब जाके इनकी जो क्या बोलते हैं ये थ्योरी थी वो बेटा इनवैलिड हुआ, यानी कि असत्य माना गया। लेकिन अभी भी इनके सारे पॉइंट्स असत्य नहीं है, कुछ पॉइंट्स अभी भी सत्य हैं। ठीक है ना, लेकिन उसमें से जो प्रकाश की चाल वाली पॉइंट्स है वो पॉइंट्स को असत्य माना गया। तो कोई दिक्कत बच्चों? तो इसके बाद एक हाइगेंस का सिद्धांत आया, वो हाइगेंस का सिद्धांत हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो ठीक है बच्चों, आप लोग खूब मेहनत करिए, लिखिए, पढ़िए। आज के लिए भी इतना है, तब तक के लिए नमस्कार।